पीपल टुडेज टॉपिक इज टेक्निक्स और मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अपन टेक्निक्स पढ़ेंगे या फिर मॉडर्न ट्रेंड जो कह सकते हैं मैनेजमेंट के। वो अपने पास है ना 3 तरह के टेक्निक्स हैं जिनको बताया हुआ है। जैसे पहला है एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है एमबीई यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और तीसरा है एसएम यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहला लेते हैं एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो मतलब है वो देखते हैं पहले। नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स यानी कि पर्पस के बेसिस पे काम करेगा। तो यानी कि हम जो भी काम करेंगे ना उसका है ना हमारे पास एक मोटिव रहेगा और हम उस गोल को है ना अचीव करने का ही फोटो रखेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग में अपन कैसे बताएंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ये ना टेक्निक थी, किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने। ये जो टेक्निक थी ये ना पीटर एफ ड्रकर की किताब से उठाई गई है। उस किताब का क्या नाम था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किताब का नाम। तो ये किताब लिखी कब गई थी? 1954 में। ठीक है, ये पता चला कि एमबीओ कहाँ से था। ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की किताब थी जो पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी। उसमें उसने एमबीओ के बारे में बताया था। अब एमबीओ के बारे में बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर एमबीओ इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम फॉर इंप्रूविंग performance of individual manager and the whole enterprise by setting up the objectives at the corporate, departmental and individual managers level। ये पता चली। अब देखो मैंने हेडलाइन किया ना, उसको देखते कीवर्ड जैसे अ सिस्टम फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर बाय सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट लेवल। यानी कि ना ये एक सिस्टम है। एमबीओ है ना एक सिस्टम है। क्या सिस्टम करता है? इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर। अब जो भी इंडिविजुअल मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को है ना इंप्रूव करता है। या तो इंडिविजुअल मैनेजर या फिर होल एंटरप्राइज। मैंने होल एंटरप्राइज इसलिए लिया क्योंकि आप है ना कीवर्ड उठा रहे हैं। तो होल एंटरप्राइज भी हो सकता है। इसके बाद बाय सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव यानी कि अपन जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपन है ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाते हैं। तो पहला क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब अपन ऑब्जेक्टिव पता होगा अपन को तब अपन है ना डिसीजन मेकिंग में, फिर प्लानिंग में, और फिर वो पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, अब है ना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कौन से लेवल पे? सारे लेवल पे होने चाहिए। माने कि क्या तो कॉर्पोरेट, डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट यानी कि टॉप, डिपार्टमेंटल यानी कि मिडल, और इंडिविजुअल मैनेजर्स यानी कि लोअर। 3 पार्ट दे दिए अपन को यहाँ। ठीक है, तो ये तो बताया था पीटर एफ ड्रकर ने। अब इस डेफिनेशन से ना अपन क्या चीजें निकाल सकते हैं? जैसे मैंने एक छोटी सी मिनी डेफिनेशन बना दी। इसी डेफिनेशन को लेके क्या थी? अ सिस्टम यानी कि एमबीओ इज अ सिस्टम ऑफ सेटिंग अप ऑफ टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैनेजर्स एंड एंटरप्राइज एट ऑल द लेवल्स। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन निकल गई है। अब एमबीओ के ना अल्टरनेटिव नेम्स हैं। पहला नाम है गोल मैनेजमेंट, दूसरा है पीबीओ यानी कि प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव, पीबीओ यानी कि प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव, तीसरा है डब्ल्यूपीआर यानी कि वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू, चौथा है जेटीएस यानी कि जॉइंट टारगेट सेटिंग्स, पांचवा है प्राइड, PRIDE। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? परफॉर्मेंस रिजल्ट्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवैल्यूएशन। ये प्राइड का है। इसके अलावा है ना एक प्रोफेसर थे। अब वो प्रोफेसर कौन? SLAH स्ला। ये प्रोफेसर हैं थे पता नहीं, लेकिन इन प्रोफेसर ने भी है ना इस एमबीओ का एक अल्टरनेटिव नेम दिया है। वो क्या दिया था इन्होंने? MBR। MBR माने मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। ये तो अपन ने मीनिंग वाला पार्ट निकाल दिया। नेक्स्ट टॉपिक है एमबीओ में ही नेचर्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ। तो अपन पहला फीचर ले लेते हैं इसमें, फंक्शनल कॉन्सेप्ट। यानी कि एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है एमबीओ। तो अपन क्या कह सकते हैं? एमबीओ को है ना फंक्शनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये फोकस करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे डिटरमाइन करने में। क्यों? क्योंकि जब अपन डिटरमाइन कर लेंगे अपना ऑब्जेक्टिव तब है ना अपन एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स या मैनेजर्स जो है ना उनको है ना एनकरेज करेंगे कि वो सेल्फ डायरेक्शन या फिर सेल्फ कंट्रोल कर सके। और जब वो सेल्फ डायरेक्शन या मतलब खुद को है ना एक सही दिशा प्रोवाइड करा देंगे या फिर खुद पे नियंत्रण रख लेंगे, तब क्या होगा? वो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब क्योंकि देखो जब वो सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करा लेंगे ना तब है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत साथ देते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब रिजल्ट ओरिएंटेड माने मतलब जब अपन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना तो वो ऑब्जेक्टिव यानी कि वो अपना रिजल्ट देखने के लिए निकालते हैं अपन। क्योंकि अपन एक गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसी गोल को अचीव करने के लिए ना अपन है ना अपना सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मतलब जब अपन एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं मतलब अपन ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रख के करते हैं क्योंकि वो फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बाद में जब वो अपना ऑब्जेक्टिव मोटो जो है अपना पर्पस जो है किसी काम को करने का वो ध्यान रखते हैं ना तो उसे ही अपन रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्योंकि रिजल्ट माने ऑब्जेक्टिव या फिर जो लास्ट स्टेज होती है। तो अपन कह सकते हैं कि एमबीओ इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बिकॉज आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इट गिव्स मोर एंड मोर फोकस ओनली ऑन द रिजल्ट। अगला थर्ड पॉइंट है एक सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर टीम वर्क भी कह सकते हैं जिसको अपन इसको है ना टीम वर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड किया जाता है किसी भी प्लान या पॉलिसी के फॉर्मेशन में। क्योंकि है ना ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तभी पूरे हो सकते हैं जब है ना वो इंडिविजुअली सारे जितने भी एम्प्लॉइज वगैरह हैं वो सारे अपने अपने मोटिव्स या फिर जो भी अपने प्लान्स पॉलिसीज हैं उनको है ना सामने रखे। फोर्थ है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अपन साथ साथ पढ़ रहे हैं, अपन एमबीओ पढ़ रहे हैं तो अपन ये ध्यान रखिए कि अपना जो फोकस होगा ना वो ऑब्जेक्टिव्स पे ही होगा। तो इसमें ना अपन ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं जो अपन ने पढ़ी थी अभी कि एक सिस्टम होता है, मैनेजर्स या फिर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बेसिस पे किया जाता है और सारे लेवल पे किया जाता है। इसके अलावा है ना अपन एक्स्ट्रा देना चाहे तो कह सकते हैं कि एमबीओ की जो टेक्निक है वो कंटिन्यूस होती है, फिर डायनामिक होती है और फिर यूनिवर्सल होती है, और एक होता है टॉप लेवल को इंक्लूड करती है ये। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ क्योंकि किताब में इतनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ एमबीओ। अब मेरिट्स यानी कि जितने भी प्लस पॉइंट है इस टेक्निक के, अब वो प्लस पॉइंट्स किस तरह से डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने 3 पार्ट्स में दे रखे हैं। पहला लेते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशनल।
ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच लेगी पहले, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस, फिर टॉप लेवल मैनेजर जो है, मैनेजर कह रही हूँ मैं, केवल मैनेजर, तो टॉप मैनेजर उनके एडवांटेजेस, फिर तीसरा है सबॉर्डिनेट या फिर जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके एडवांटेजेस। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले इसके ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस से। अब मान के चलते हैं अपन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना अपन को अच्छा बताना है, तो कैसे बताएंगे? पहला पॉइंट लिया इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि देखो अपन को ये ध्यान रखना है कि जब अपन इस टेक्निक का यूज करेंगे, एमबीओ टेक्निक का यूज करेंगे, तब अपना है ना बेटर मैनेजमेंट या फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट करते हैं ना तो वो अपनी स्किल या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे काम करता है। तो जब है ना एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे होंगे या फिर जो भी वर्कर्स है वो काम कर रहे होंगे ना, तो वो इफेक्टिवली काम करेंगे। हमें अपन को प्लस पॉइंट देना है इसमें। फिर बेटर प्लानिंग, जब अपन एमबीओ लेते हैं तो अपन बेटर प्लान कर सकते हैं। क्यों? जब अपन देखो फॉर्मेशन ऑफ वर्क प्लान्स या फिर डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ये जो जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। क्योंकि ना अपन ये नहीं देख सकते कि केवल मैनेजर का ही भला हो रहा है या फिर केवल एम्प्लॉइज का ही भला हो रहा है। क्योंकि है ना अगर केवल मैनेजर का भला हो रहा है ना तो एम्प्लॉइज इनसिक्योर फील करेंगे और ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर एम्प्लॉइज का ही भला हो रहा है तो मैनेजर ये सोचेगा कि ये मेरे से ना मतलब कम डिग्री लेके या कम क्वालिफिकेशन लेके भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है इनको, तो वो बेटर प्लानिंग। तीसरा ले लो एक क्लैरिफाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ना अपन को क्या मिलता है? अपन को रोल की क्लैरिटी मिलती है। जैसे मैंने बोला क्लैरिफाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ना अपन को रोल की क्लैरिटी मिलती है। रोल कौन सा? मतलब है ना जितने भी इंडिविजुअल है ना सबको अपना अपना किरदार निभाना पड़ेगा, सबको अपने अपने जितने भी प्लान्स वगैरह हैं अगर है ना तो वो आगे जाओ और आगे जाके एक्सप्रेस करो अपनी बातों को। चौथा पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो अपन मोटिव क्या है अपना ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट। लेकिन अगर अपन टेक्निक अच्छी करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने पास प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर है कमिटमेंट परफॉर्मेंस। अब कमिटमेंट क्या है? वो वांटेड वाले पिक्चर की एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता, तो वो कमिटमेंट मतलब उसने ना कमिट कर दिया कि हाँ हम ये काम करेंगे तो करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ ही हो जाओ। तो जितनी ज़्यादा कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हुई ना एक एम्प्लॉय की, उतना ही ना इफेक्टिव इफिशिएंट उसका वर्क भी होगा। फिर है एक बेटर डिसीजन। मतलब है ना अगर अपन इस टेक्निक का यूज़ करते हैं ना तो अपन बेटर डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने ना जितने भी इंडिविजुअल वर्कर्स हैं सबको इन्वॉल्व किया है इस प्रोसेस में। जो अपन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्क प्लान, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ये सारे काम करते हैं। उसके बाद अपन लेते हैं टॉप मैनेजर्स को। अब टॉप मैनेजर्स के क्या एडवांटेजेस होंगे इस एमबीओ टेक्निक से? यही किया ना, जब देखो अपन टॉप मैनेजर बन गए। टॉप मैनेजर यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स को अपन है ना ढंग से गाइड कर पाएंगे, इजी टू गाइड द सबॉर्डिनेट्स। उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना उस जॉब की, पर्टिकुलर जॉब की। तो क्या होता है इस जॉब इवैल्यूएशन में? जब है ना अपन अच्छी तरह से एमबीओ टेक्निक यूज कर लेते हैं ना तो अपन इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो भी काम है वो किस तरह हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना सबॉर्डिनेट को ना अपना काम, ड्यूटीज या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उस सब के बारे में पता है उसे। नेक्स्ट है इजी कोऑर्डिनेशन। देखो मैनेजर है वो यही चाहेगा कि जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, क्योंकि ना अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उनको कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। उसके बाद मोटिवेशन। ये मोटिवेशन है ना इसमें एमबीओ टेक्निक में क्यों आया? क्योंकि ना अपन हर एक इंडिविजुअल को उठा के उसकी राय पूछ रहे हैं, तो ना उसमें भी एक सेंस ऑफ प्राइड आएगा कि हाँ भाई मेरी भी वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मैं किसी काम पे भी किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हूँ। उसके बाद देखते हैं अपन एम्प्लॉइज के या सबॉर्डिनेट्स के एडवांटेजेस। देखो अपन ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होगा? वो जो टॉप लेवल पे हैं, टॉप मैनेजर्स क्या होंगे? जो हेड डिपार्टमेंट्स हैं। एम्प्लॉइज कौन होगा? जो लोअर लेवल पे है। तो इनके एडवांटेजेस देने खुद से भी दे सकते हो, किताब उठाओ, किताब में बहुत मिलेंगे, पॉइंट वाइज याद करो। फिर एम्प्लॉइज के देखते हैं, यानी कि जो लोअर लेवल है उनका देखो पहला काम क्या होगा? सेटिस्फिकेशन फ्रॉम जॉब। मतलब जॉब से उनको सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ हमारी वैल्यू भी हो रही है, हमें सेंस ऑफ प्राइड भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। इसमें भी मोटिवेशन आया है। देखो टॉप मैनेजर जो है यानी कि जो मिडिल लेवल है उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि टॉप लेवल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ना सेंस ऑफ प्राइड दे रहा है, या फिर उन्हें ना इंडिविजुअली ये पूछ रहा है कि तुम्हारी क्या राय है। सेम चीज़ जब टॉप मैनेजर यहाँ टॉप है तो एम्प्लॉइज के लिए तो वही टॉप है ना, जो टॉप मैनेजर है। तो वही जब टॉप मैनेजर पूछेगा ना एम्प्लॉइज से कि तुम्हारा क्या है तो उनका सेंस ऑफ प्राइड बढ़ेगा, तो है ना वो पार्टिसिपेशन जो होता है इंडिविजुअल का वो एम्प्लॉइज के अंदर भी आएगा, तो वो मोटिवेट होंगे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। उसके बाद इंक्रीज ऑफ इफिशिएंसी लेवल। जैसे अपन ने देखा टॉप लेवल मिडिल को और मिडिल लेवल अपने सबॉर्डिनेट्स को है ना पूरा प्रेफरेंस दे रहा है, तो उसमें ना अपन को है ना ये मिलेगा कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें अपन और अच्छे से दिखाएं, ताकि ना अपना पार्टिसिपेशन है वो खराब ना जाए, और जो टॉप लेवल यानी कि जो अपने सुपीरियर है ना वो भी है ना अपनी वैल्यू करें कि हाँ भाई इसने अपन को ये प्लान दिया था। तो वो हमेशा ना ये याद रहता है, पूरे अपने कलीग्स हैं उनमें भी ये बात घूमती रहती है कि हाँ इसने ये वाला प्लान दिया था और ये बहुत चला था। तो सुपीरियर भी पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का फिर नाम याद रखते हैं। नेक्स्ट इजीली फुलफिल टारगेट्स एंड गोल्स। जब है ना एम्प्लॉइज को, सबॉर्डिनेट्स को सब कुछ सेटिस्फाई है वो अपने सारे काम से, तब है ना वो अपने टारगेट या जो गोल्स है उनको ना इजीली फुलफिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो ऑरिजिन ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन माने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ना उनको अपना काम पता है कि उन्हें क्या काम किस तरह करना है, वो ऑलरेडी है ना परफेक्ट है अपने काम में। फिर है एक बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने बताया कि है ना सब इंडिविजुअली है ना अपना वोट रखते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी उस प्लान या पॉलिसी में, तब है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी है ना उसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब लोअर लेवल कम्युनिकेट कर पाएगा ढंग से तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा और तभी वो है ना अपनी जो बातें उनको एक्सप्रेस कर पाएगा कि हाँ हमारा ये प्लान है, हमारी तरह से ये होना चाहिए। ये हो गया एडवांटेजेस। उसके बाद है लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस कैसे होगा? जैसे पहला ले लिया मैंने डिफिकल्टीज इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ना अपन एमबीओ पढ़ रहे हैं यानी कि जितना भी सारा काम है ना वो सारा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो है ना अगर अपन ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता अपन को क्या है तो भाई फिर अपन कर क्या रहे हैं, ये टेक्निक फेल हो गई, क्योंकि अपन को ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देना है ना अपना। ये टेक्निक के लिए अगर अपने ऑब्जेक्टिव से ही हटके काम कर दिया तो, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से ना सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे अपन ने देखा वर्कर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं ना तब ना कोऑर्डिनेशन भी खराब होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ना वो ये कह देगा मेरी तरह से ये होना चाहिए, तुम्हारी तरह से ये होना चाहिए, तो वही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे अपनी बातों को और बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टीज ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो
फ्लेक्सिबिलिटी को अपन कह सकते हैं कि डायनामिक होता है, लेकिन है ना अपन ये नहीं है कि चेंज हो गया तो अचानक से अपन अपना ऑब्जेक्टिव या जो प्लानिंग है वो सारी बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना अपन ऐसे मान के चलो कि तुमने ना एक प्लान बनाया, प्लान बना लिया, अच्छे से कर लिया प्लान, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से कर ली, डायरेक्शन प्रोवाइड करा दी, कोऑर्डिनेशन करा दिया, लास्ट तुम कंट्रोलिंग पार्ट पे चलो और कंट्रोलिंग करते करते कोरोना आ गया, तो जो तुमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया है वो तो धरा का धरा रह गया। तो वही चीज़ हम अचानक से नहीं कर सकते, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन अचानक से पूरा चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रेशर अपॉन सबॉर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि ना अपने इंडिविजुअल को ये कह तो दिया कि तुम पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन उसका जो प्लान था वो एक बार के लिए तो सबको लगा अच्छा है, लेकिन ना जब हम उसे अप्लाई करने लगे ना उस प्लानिंग को या फिर जो भी उन्होंने पॉलिसी प्रोवाइड की थी, तो मेरा डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगी। ऐसी डिफिकल्टीज जो है ना जिसने कभी सोची भी नहीं थी, तो ना उस वर्कर को है ना सब नेगेटिव वे में याद करेंगे। अब नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। क्यों? क्योंकि अपन को ना प्लानिंग बनानी पड़ती है और प्लानिंग अपन ऑब्जेक्टिव को देख के बनाते हैं, तो ना वो सेट करने में भी है ना बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्टिव तो ले लिया कि हाँ हमारा ये गोल है, उस गोल के लिए ना पहले अपने पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उस अल्टरनेटिव में से चूज करना पड़ता है अपन को कि प्लान क्या बनाएंगे, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव माना जाता है। फिर है लेक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। मतलब कुछ एम्प्लॉइज तो ऐसे ही होते हैं जो है ना पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। जैसे अपने क्लास में देख लो, कुछ बच्चे तो मैडम कहती है ना कि रेज योर हैंड्स, कुछ तो कर देंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो इतने लिमिटेशंस काफ़ी हैं, और अगर तुम्हें याद नहीं होना तो खुद से भी चला के देख सकते हो कि हाँ हमारे हिसाब से ये जो लिमिटेशन है ये होनी चाहिए थी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला अपन देखेंगे एमबीई। एमबीई माने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, मैनेजर है ना ये छूट दे देता है कि ना अब आप है ना मैनेजर हो या सुपीरियर हो, वो छूट दे देता है कि ना मेरे पास है ना तभी आना जब कोई दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत नहीं हो ना तब आपस में ही सॉल्व कर लेना उस दिक्कत को। इसमें ना कीवर्ड आता है इंटरवेंशन। तो सुपीरियर इंटरवेंशन तब करता है उस काम में जब है ना एम्प्लॉइज में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या फिर बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है या फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है एम्प्लॉइज को, वो आता है एमबीई में। इसके लिए ना अपने पास कुछ अजम्पशंस हैं। अब वो अजम्पशंस क्या क्या हैं, जैसा पहला डेलीगेशन फॉर रूटीन जॉब, दूसरा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तीसरा फिक्सिंग टॉलरेंस लिमिट, चौथा इंटरवेंशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कौन से, जब सबऑर्डिनेट्स के स्कोप से बाहर चली जाता है कोई भी काम। अब पहला मैंने बताया था डेलीगेशन ऑफ रूटीन जॉब, मतलब है ना जो रूटीन जॉब है आप है ना रोज सुबह एक ही काम करते हैं। जैसे स्कूल के लिए ना अपन रोज सुबह 7 बजे उठेंगे, तो अपन ना पूरा साल या पूरा जितना जिंदगी है 12-13 साल का, वो है ना अपन यही रूटीन जॉब में निकाल देते हैं कि सुबह 7 बजे अपनी स्कूल लगेगी, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, घर आ जाएंगे, वो रूटीन जॉब। तो इस काम के लिए भी अपन को रूटीन जॉब चाहिए। रूटीन जॉब के बाद सेटिंग परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स, मतलब है ना काम को करने का भी स्टैंडर्ड रखते हैं। अपन है ना जैसे प्राइमरी में थे, प्राइमरी में आपको एबीसीडी लिखना सिखाया, फिर आपको बेसिक सिखाया कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाए, सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाए। उसके बाद आपको ये सिखाया गया कि ना इस सेंटेंस का ये मतलब होता है या फिर इस सेंटेंस को अपन इस जगह या इस तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल बढ़ा अपना, तो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ा। तो वही चीज़ है, अगर एक एम्प्लॉय है ना एक ही रूटीन जॉब कर रहा है ना, तो वो ना खुद का स्टैंडर्ड खुद सेट करता है। जैसे मैंने एक दिन में ना, जैसे मैंने आज है ना 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो है ना मैं ये टारगेट रखता हूँ कि कल मैं ना थोड़ा फास्ट काम करूँगा और 5 की जगह 6 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा, तो वो खुद का एक स्टैंडर्ड सेट करता है। नेक्स्ट है फिक्सिंग टॉलरेंस लिमिट। अब टॉलरेंस लिमिट मतलब मैंने बताया था ना कि ना मैनेजर कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही इंटरवेंशन करेगा, तो ना वो इंटरवेंशन कब करेगा, जब है ना वो टॉलरेंस लिमिट पार हो जाएगी, तो वो टॉलरेंस लिमिट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है इंटरवेंशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बताया था मैंने कि बियॉन्ड द सबऑर्डिनेट स्कोप ऑफ अथॉरिटी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते क्या हैं, तो किताब में लिखा हुआ है वेयर द मैटर इज बियॉन्ड द सबऑर्डिनेट स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड वेयर द परफॉर्मेंस इज गुड और बैड बिलो और अबव द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, सारी चीजें एक साथ ही मिक्स हो गई है, तो वो पता चल रही है अजम्पशंस हैं। सवाल कैसे भी उठ के आ सकता है, तो ध्यान रहे। और जैसे ये आपने पढ़ा एमबीओ, एमबीओ किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने। और पीटर एफ ड्रकर की जो किताब थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था एमबीओ का। वैसे ही एमबीई किसने दिया है, एफ डब्ल्यू टेलर। किसने दिया है, एफ डब्ल्यू टेलर। तो एफ डब्ल्यू टेलर प्रोफाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ एमबीई। इसके बाद इनका जो अल्टरनेटिव नेम है वो देखते क्या है। पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन मान लिया, या फिर एक्सेप्शन प्रिंसिपल। इसके अलावा ना कुंट्स एंड ओडोनल ने भी है ना इसको एक नाम दिया था, वो क्या नाम था, वो था अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। ध्यान रखना क्योंकि 1 नंबर के या टिक मार्क में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अजम्पशन के बाद देखते हैं अपन एडवांटेजेस या मेरिट्स, जो भी प्लस पॉइंट्स थे एमबीई के। अब एमबीई के प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहला लेते हैं कि एम्प्लॉइज जो है ना उनके पास फ्रीडम रहेगी, एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास फ्रीडम रहेगी, फिर वो अपना काम भी इफिशिएंटली कर पाएंगे। उसके बाद टाइम इफेक्टिव भी काम रहेगा इनका, मतलब ये है ना कम काम में भी अपने एफर्ट्स पूरे लगा पाएंगे क्योंकि फ्री हैं। नेक्स्ट है जो इन एक्सपीरियंस वर्कर्स है ना वो भी जल्दी डेवलप कर पाते हैं इस एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि ना जॉब रोटेशन नहीं होता यहाँ, रूटीन जॉब रहती है, तो जो काम करते जा रहे हैं ना वही करते रहेंगे, तो एक बार पता होने के बाद ये काम कैसे करना है वो अपने आप ही डेवलप कर देते हैं अपने आप को। अगला है रेड्यूस द डेविएशन इन परफॉर्मेंस, यानी कि जो डेविएशन है यानी कि कोई भी मिस्टेक्स है ना उसके होने के चांसेस भी ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम है ना बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कौन सा काम किस तरह होगा। नेक्स्ट है बिना किसी इंटरफेरेंस के ना सबऑर्डिनेट्स अपना काम इजीली कर पाते हैं, अपना काम कौन सा रूटीन जॉब जो है कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने रूटीन जॉब पे। उसके बाद जो मैनेजर है वो है ना अपने काम पे, कौन से काम पे, कोई और एक्सेप्शनल मैटर से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ रही है उस मैटर को, उस काम को भी है ना कर पाते हैं जो सुपीरियर है। मतलब जब उनका फोकस है ना उस काम पे रहेगा, पर्टिकुलर काम पे, और सबऑर्डिनेट्स की चिंता नहीं रहेगी, तो वो अपने काम को भी अच्छी तरह करेंगे। नेक्स्ट यहाँ डुप्लीकेसी नहीं होती। डुप्लीकेसी यानी कि अपन डुप्लीकेट यानी किसी का काम है ना कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना एक पर्टिकुलर बंदे को वो काम अलॉट किया गया है और वो वही काम है ना बहुत पहले से करता आ रहा है। ये तो इनके एडवांटेजेस। नेक्स्ट है इनके लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, पहला लेते हैं डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि ना जब
सुपीरियर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो जब वो काम हो जाएगा ना तो सुपीरियर को बाद में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। दूसरा, पेपर वर्क या पेपर लोड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो जो पहले ध्यान नहीं दे रहा सुपीरियर, तो उसके बाद उसे अपना काम वो करना ही पड़ेगा। डिटेल ऑब्जर्वेशन तो रहेगी, लेकिन जो पेपर वर्क है उसे भी उसे फिर देखना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जब इंडिविजुअली सब अपना काम कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना सबकी सोच एक रहे, सबके थॉट्स अलग अलग होंगे, और है ना उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट को रेज कर देंगे। और जो डाटाज है वो भी पता नहीं ट्रस्टेबल है कि नहीं, क्योंकि है ना ये सारा काम है सबऑर्डिनेट यानी कि लो लेवल कर रहा है, तो लो लेवल अपने बेसिस पे कर रहा है। जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको ये काम नहीं आता वो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, बना रहा है खुद का डाटा, तो वो ट्रस्टेबल नहीं है। और जब ये मिक्स हो जाते हैं ना सारा पेपर वर्क, तब है ना वो ये पता नहीं चल पाता कि किसका काम तो बढ़िया है और किसका है ना हमें चेक करना है। तो वो मिक्स होने की वजह से सारा का सारा जो डाटा है उसे हम अनट्रस्टेबल डिक्लेयर कर देते हैं। और लास्ट अपन देखते हैं एक्यूरेसी भी अपन नहीं बता पाते, जब अपन ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे तो अपन को क्या पता कि जो डाटा है वो एक्यूरेट है कि नहीं। फिर इनके कुछ कॉमन जो है डिसएडवांटेज, जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाएंगे। यहाँ अपन है ना एक प्रिंसिपल लेते हैं, कौन सा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें ना अपन डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन है ना कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करना नहीं चाहते, तो वो एमबीई के कॉन्सेप्ट को है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर अपन देखते हैं एसएम माने कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन सा होता है। अपन शुरुआत ऐसे करते हैं, जैसे अपन देख रहे हैं कि अपना जो आज का टाइम है वो है ना कंपटीशन का है, डायनामिक है, तो है ना उसमें अपन को क्या इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ना सर्वाइवल इन द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स। फॉर दिस मेनी स्ट्रेटेजीज आर मेड बाय अ मैनेजर टू अचीव प्री-डिटरमाइंड गोल्स बाय चूजिंग एनी ऑफ द बेनिफिशियल स्ट्रेटेजीज। मतलब है ना अपन जैसे ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं वैसे अपन एक स्ट्रेटेजी चूज करते हैं। अब वो चूज कैसे करेंगे, जैसे बाय सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, बाद में फॉर्मुलेट द प्लान, और वो प्लान भी है ना ऐसा होना चाहिए जैसे प्लान ए अपना मेन है, लेकिन है ना अपन कुछ अनप्रिडिक्टेबल या फिर अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ये हमने प्रिडिक्ट किया है, तो अपन ये रखते हैं कि ये तो मेन प्लान है अपना, इसके साथ लेके रखते हैं प्लान बी कि हाँ अगर ये प्लान ए काम नहीं किया ना तो प्लान बी ले लेंगे, ऐसी प्लान सी भी हो सकता है, या बहुत सारे प्लान होते हैं अल्टरनेटिव। नेक्स्ट अपना प्रोसेस होता है इंप्लीमेंट कर देते हैं हम, इंप्लीमेंट कर दिया यानी कि अप्लाई कर दिया, उसके बाद लेकिन हाँ इंप्लीमेंट भी है ना टाइम के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजन तो निकल गया अब इंप्लीमेंट करने से क्या फायदा। और लास्ट अपना होता है टेकिंग करेक्टिव डिसीजन। ठीक है, हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्लान बना लिया, प्लान इंप्लीमेंट कर दिया करेक्ट टाइम में, और बाद में करेक्टिव डिसीजन भी ले रहे हैं, वो अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काम देता है ये सारी चीज़ें। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसएम। एडवांटेजेस क्या होंगी अब एसएम के, ये है ना इसमें रोल क्लैरिटी होगी। रोल क्लैरिटी पहले भी बता चुकी हूँ मैं, वही कि है ना सबको अपना रोल पता होगा कि क्या करना है, स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं ना सबको पता है अपना रोल क्या है। नेक्स्ट है कोस्ट रिडक्शन। अब कोस्ट रिडक्शन के अंदर क्या आता है, अपन है ना बेस्ट प्लान चूज करते हैं अल्टरनेटिव में से, तो अपन ये ऑब्वियसली बात है कि अपन जो भी चूज करेंगे ना वो कोस्ट रिडक्टिव प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी इसमें ही क्यों आता है, क्योंकि अपन देखो पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर फॉर्मुलेट द प्लान, फिर इंप्लीमेंट द वर्क, बाद में टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ये सारा जो प्रोसेस है वो अपना डिसीजन मेकिंग में भी आता है, क्योंकि अपन को अल्टरनेटिव में से बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब अपन ये प्रोसेस कर रहे हैं तो अपन को जाहिर सी बात है कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा लोअर्स और जो भी टॉप लेवल अथॉरिटीज हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है अपना इफेक्टिव ऑपरेशंस। अब इफेक्टिव ऑपरेशंस देखो, जब अपन स्ट्रेटेजीज बना, जैसे मैंने बताया था कि अपन है ना बहुत सारे प्लान्स तैयार कर लेते हैं, तो फॉर्मुलेट द प्लान्स में ना अपन बहुत सारे प्लान्स तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद अपन को ये अपन खुद की तसल्ली रहती है, अपन सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ अपना अगर ये प्लान काम नहीं दिया तो ये प्लान तो देगा, अल्टरनेटिव प्लान तैयार रहता है अपना, तो बस इफेक्टिव ऑपरेशन देता है। बाद में अपने पास अल्टरनेटिव्स भी खूब सारे होते हैं ना, तब भी है ना अपने पास ये ऑप्शन रहता है कि अपन बहुत सारे चूज कर सकते हैं उस अल्टरनेटिव में से, तो ये ना अपन को स्मूथ रनिंग में भी काम देता है, स्मूथ फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ये अपना ये तो हो गए अपने एडवांटेजेस। अब लाइन से देखते जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला लेते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब अपन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो अपन को पता है कि काम है ना सिस्टम से हो रहा है, जैसे मैंने वो प्रोसेस बताई थी 4 प्रोसेस बनाई, तो पता चल गया कि हाँ सिस्टमैटिक काम हो रहा है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है अपना फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। क्योंकि अपन है ना अपने मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, और बहुत सारे प्लान्स बनाने का क्या मोटिव क्या है, क्योंकि अपन ने ना फोर्सिंग किया है कि हाँ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं नियर बाय फ्यूचर में ना ये प्रॉब्लम या फिर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, तो हमने अल्टरनेटिव चूज किए, तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाता है, क्यों, क्योंकि वही अल्टरनेटिव चूज करता है, चूज करने के बाद प्लान बनाता है, प्लान बनाने के बाद इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसे करेक्टिव मेजर्स भी वही लेता है। नेक्स्ट है डायनामिक प्रोसेस। जब अपन मॉडर्न वर्ल्ड ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ले रहे हैं, तो पता है कि कॉम्पिटिशन है तो माने डायनामिक वर्ल्ड तो रहेगा, चेंज होता रहता है हर टाइम पे। नेक्स्ट है फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस। अपन ना ये 4 प्रोसेस पढ़ी, तो अपन है ना फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना अपन फॉर्मली उस प्रोसेस को मतलब कि एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं अपना, और वो जो प्रोसेस है उसे भी है ना अपन बहुत ध्यान देके बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि अपन इनफॉर्मल वे में यानी कि किसी प्रोसेस को तो ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी और किसी को नहीं दी, नहीं, अपन सबको बराबर की प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ना अपन सिस्टमैटिक प्लानिंग बना रहे हैं, तो अपन प्रोसेस या जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो भी सिस्टमैटिकली होगा, तो वो होता है एक फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस का काम। नेक्स्ट है कमिटमेंट ऑफ मैनेजर। आपने देखा कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से चूज करना पड़ता है, तो वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पॉलिसी को अडॉप्ट यानी कि किस पॉलिसी को है ना चूज करने का अपने अंदर में वो कमिटमेंट दिखाता है कि हाँ मैं ना 100% श्योर हूँ कि मैं यही पॉलिसी लूँगा और यही जो स्ट्रेटेजी लूँगा ना वो बहुत नियर बाय फ्यूचर में प्रॉफिट में जाएगी और है ना ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेगी। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया है। एक चीज़ और, जब मैं तुम्हें बता रही हूँ तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ना मैं डेफिनेशन दे रही हूँ या फिर मीनिंग बता रही हूँ, तो क्या तो एक ऑथर का ही नाम ले रही हूँ, लेकिन ना किताब में देखो कई सारे ऑथर्स का नाम है, तो सबके नाम अगर याद नहीं हो ना तो इतना तो ध्यान रखना कि हाँ इस ऑथर ने ये वाली डेफिनेशन दी थी, तो कम से कम जो टिक मार्क वाले एमसीक्यूज फिलअप्स आएंगे, वन वर्ड वाले आएंगे, उनमें कुछ तो अपन दे पाएंगे। ऐसा थोड़ा कि आ गया तो बस नहीं आ रहा तो पीटर ड्रकर दे दो, हेनरी फ्योल दे दो, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर दे दो। जरूरी नहीं है जो नाम अपन को याद है वही दे ना, जो है ना उसको भी एक बार थोड़ा देखो, क्योंकि इतने नाम है नहीं, वही जो नाम है ना वही रिपीट होते रहेंगे। क्या अब मेरी आईडी RS57171116
gmail.com। कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो और बैकबेंचर्स की जय हो।